नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे द 1971 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की वापसी। हालांकि कांग्रेस कहीं गई ही नहीं थी। हम लोगों ने 1967 के चुनाव पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर। कांग्रेस की सीटें काफी कम हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस जाने वाली है। एक चीज होती है जो एक चीज स्टे करती है और फिर वो धीरे धीरे चली जाती है, लेकिन तब वो चीज को जाना नहीं कहते अगर वो थोड़ा सा गई और फिर वापस आ गई। तो इसीलिए चाहे हम ये कहें कि कांग्रेस का रिस्टोरेशन हुआ, बट एक्चुअली में कांग्रेस कहीं गई नहीं थी। 1967 में ऐसा फील होना शुरू हुआ कि कांग्रेस अब जाने वाली है। लेकिन 1971 के अंदर कांग्रेस धमाकेदार तरीके से वापस सत्ता के अंदर आती है और फिर से उसी तरीके से बैठ जाती है जैसे कि पहले तीन चुनाव के अंदर बैठी हुई थी। पहले तीन चुनाव में नेहरू जी बैठे हुए थे और यहाँ पर उनकी बेटी जो है इंदिरा गांधी वो सत्ता को वापस लेकर आती है। तो आपकी ही बुक की ये दोनों पिक्चर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत इजीली डिपिक्ट करती है। सबसे पहली चीज देखते हैं हम, यहाँ पर एक मूवी का सीन है। यहाँ पर एक मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। जंजीर फिल्म, जंजीर फिल्म का सीन है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या उन्होंने ये मूवी देखी है, और शायद आपके पेरेंट्स डेफिनेटली हाँ में इसका जवाब देंगे और कहेंगे कि हाँ उन्होंने ये मूवी देख रखी है। पूछिएगा आपके मूवी कैसी लगी, तो आप वो कहेंगे आपको कि अमिताभ बच्चन ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी। अब मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये पोस्टर इस टाइटल के साथ कैसे सेट बैठता है। 1970s के अंदर एक मूवी बननी थी जिसका नाम था जंजीर। जब ये मूवी बड़े बड़े एक्टर्स को, राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को ये मूवी ऑफर की गई, तो उन सब ने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें पसंद सी नहीं आई और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ एक एक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने ये कहा कि यार ये कैसी सी स्क्रिप्ट लिखी है आपने, ये स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, मजेदार स्क्रिप्ट नहीं है, भारत के साथ नहीं चलती ये, भारत की जनता के साथ कनेक्ट नहीं होती, रोमांटिसिज्म के ऊपर नहीं है ये कैसी है कि एक गुस्से वाला पुलिस अफसर इसमें दिखाया गया है, ये मूवी चलेगी नहीं और इसीलिए हम इस मूवी को नहीं करना चाहते। तो ऐसे में सबसे रिजेक्ट होने के बाद वो मूवी ऑफर की गई अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को उस टाइम पर कोई नहीं जानता था, वो नए नए आए थे और उनको ये मूवी ऑफर हुई और उन्होंने इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। और जब उन्होंने ये मूवी बनाई तो ये मूवी हुई सुपर हिट और वहां पर ये जो अमिताभ बच्चन है ये बॉलीवुड के अंदर एस्टैब्लिश हो गए, एंग्री यंग मैन की भूमिका के अंदर ये एस्टैब्लिश हो गए। दो तीन चीजें आती हैं यहाँ पर। जो बड़े बड़े एक्टर्स ने मूवी को रिजेक्ट किया, एक्चुअली में वो भारत की जनता का जो मूड चेंज हो रहा था उसको समझ नहीं पाए। अमिताभ बच्चन उस मूड को समझ चुके थे और उन्होंने जब उस मूड को समझा, उन्होंने उसकी स्टोरी, उसकी स्क्रिप्ट के साथ उसको जब मैच किया और उन्होंने वैसी ही एक्टिंग की, तो इस वजह से वो मूवी चल निकली। उसके बाद आने वाले जमाने में, आने वाले समय में किसी एक पर्टिकुलर चीज का अमिताभ बच्चन हो जाना अपने आप में बड़ी बात थी। जैसे 1990s के स्टार्टिंग में, 80s के लास्ट में हर्षद मेहता को स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। तो 70s के दौर का अमिताभ बच्चन ये, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा बंदा था जिसने देश की नब्ज को पकड़ा और उसके ऊपर उसने चढ़ाई शुरू की, उसके बेसिस पर उसने चढ़ाई शुरू की। तो दूसरा अमिताभ बच्चन कौन था? दूसरा अमिताभ बच्चन है ये इंदिरा गांधी। जैसे इन्होंने पिछले वीडियो को याद रखना, अगर आपने पिछला वीडियो सिंडिकेट वाला देखा है, तो जैसे
बड़े-बड़े एक्टर्स ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और एक यंग बंदे ने उस आइडिया को पकड़ा और उन सबको पछाड़ दिया। ठीक उसी तरीके से इंदिरा गांधी जो सिंडिकेट था, उसने देश की नब्ज को नहीं पकड़ा था और वो दिग्गज थे, वो कांग्रेस चला रहे थे और ये कल की लड़की जिसको मोरारजी देसाई गूंगी गुड़िया बुलाया करते थे, उसने नब्ज को पहचाना और उस नब्ज को पहचान कर उसने उसी हिसाब से काम करना शुरू किया और 1971 के इलेक्शंस के अंदर बची कुची कसर भी उसने पूरी कर दी। पहली कसर तो 1969 के प्रेसिडेंशियल चुनाव में पूरी हुई थी, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जब इंदिरा मैडम ने 1969 के अंदर कांग्रेस सिंडिकेट के कैंडिडेट को बुरे तरीके से हराया था, जो कि अनएक्सप्लेन्ड था। और उसके बाद 1971 के इलेक्शंस में वही चीज हमारे को रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिली और बहुत बड़े लेवल पर। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने केवल सिंडिकेट को हराया ही नहीं था, उन्होंने सिंडिकेट का नामो निशान भी मिटा दिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो का ये सारांश है, ये सार है। और आपको ये दोनों कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनको 1970s ने बनाया। और 1970s की खास बात क्या है, हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखिएगा, जो रोमांटिसिज्म था ना आजादी का, कि हमने लड़ के आजादी ली है, हमें अपनी आजादी से प्यार है, ये है वो है, ये सारा जो रोमांटिसिज्म था, ये 1960s के एंड तक आते आते खत्म हो चुका था। लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए थे कि आजाद तो हो गए लेकिन जिंदगियां सुधर नहीं रही हैं। तो कई लोग अभी भी उस रोमांटिसिज्म में थे, लेकिन जो यंग लोग थे, जैसे अमिताभ बच्चन और इधर इंदिरा गांधी, जो यंग लोग थे, उन्होंने देश के बदलते हुए मूड को समझा, पढ़ा और फिर यहाँ से एक नया चैप्टर, एक नया दौर भारत की राजनीति का यहाँ से शुरू होता है। तो आइए हम लोग अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये फोटो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, द कप दैट चीयर्स। इस फोटो की खास बात क्या है कि मैडम इंदिरा 1971 का इलेक्शन जीत चुकी है और उनको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली। देखो कितनी बड़ी ट्रॉफी है, उनको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली और ट्रॉफी के अंदर कौन मिला, एक आम आदमी या एक भिखारी जो कटोरा लेकर खड़ा है कि मैडम मैंने आपको ट्रॉफी दिलवाई है, मैं था इस ट्रॉफी के अंदर, चलकर आपके पास आया हूँ। अब जिस बेसिस पर आपको ये ट्रॉफी मिली है, वो चीज आप मुझे प्रोवाइड करो, मुझे दो वो चीज, मैं उस चीज का हकदार हूं। तो ये डिनोट करती है ये पर्टिकुलर पिक्चर आर के लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है ना। तो हम आइए 1971 के इलेक्शंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। 1971 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। ये आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक कांग्रेस आर थी और एक कांग्रेस ओ थी। कांग्रेस ओ यानी ओल्ड कांग्रेस यानी सिंडिकेट की कांग्रेस। 1969 के प्रेसिडेंशियल चुनाव के अंदर कांग्रेस ओ का जो कैंडिडेट था वो हार गया था और कांग्रेस आर का जो कैंडिडेट था, कांग्रेस इंदिरा का जो कैंडिडेट था, बाद में जाकर यही कांग्रेस आर जो है, बाद में जाकर यही कांग्रेस आर बनती है कांग्रेस आई। आई स्टैंड्स फॉर इंदिरा। तो कांग्रेस उस टाइम पर स्प्लिट हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब जब कांग्रेस डिवाइड हो गई तो उससे क्या हुआ, सत्ता में कौन, प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी। उनकी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, उसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो लोकसभा में बनी रहती। उन्हें एक्चुअली में रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं थे लोकसभा में बैठने के लिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए आपको आधी से ज्यादा लोकसभा आपके हिस्से में, आपके पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है 1967 का चुनाव और बड़े शॉर्ट मेजोरिटी से तो जीती थी और उसके बाद भी वो स्प्लिट हो जाती है।
तो मैडम इंदिरा के पास 1969 में जब स्प्लिट हो जाता है, उसके बाद उनके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो सीट पर बनी रह सकती थी। तो ऐसे में उनको सपोर्ट किया डीएमके ने। याद करिए, 2 लेक्चर्स पहले हमने डिस्कस किया था सी अन्नादुराई को। सी अन्नादुराई, डीएमके, 1967 इलेक्शंस, इन्होंने पटखनी दी थी कांग्रेस को सबसे पहली बार हिंदुस्तान के अंदर। डीएमके ने ही तो पटकनी दी थी। और दूसरी थी सीपीआई। अब देखो, कांग्रेस आर जो कांग्रेस पार्टी है, आज के टाइम में भी कांग्रेस पार्टी जो है, ये एक राइटिस्ट पार्टी मानी जाती है, राइटिस्ट। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी और इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, जो पॉलिसीज अडॉप्ट की थी वो लेफ्टिस्ट थी। पॉलिसीज कौन सी थी? लेफ्टिस्ट पॉलिसीज थी, लेफ्टिस्ट। तो इस वजह से ये दोनों पार्टियां, इनको लगा कि सही मौका है कांग्रेस के साथ जाने का, मिलने का, बड़ी पार्टी के साथ मिलने का। वैसे तो कम्युनिस्ट अलग रहते थे कांग्रेस से, बट यहां पर उनको एक मौका नजर आया और उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट दिया बाहर से। कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट दिया, कांग्रेस आर को बाहर से सपोर्ट दिया। और इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने अपना टेन्योर कंटिन्यू करना शुरू किया। और यहां पर क्या किया इंदिरा गांधी ने, उनको पता था कि उनको जीत किस वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, प्रो पुअर आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया है। उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को फर्दर कंटिन्यू किया। उन्होंने सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को फर्दर आगे बढ़ाना शुरू किया कि गरीबों को हम घर देंगे, गरीबों को खाना देंगे, पीडीएस के सिस्टम को बढ़िया करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स को और अच्छा करेंगे, लैंड कंसोलिडेशन करेंगे, टेनेंसी रिफॉर्म्स करेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने प्रॉमिस करनी शुरू की। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को प्रमोट किया और लैंड रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के बाद उन्होंने जो सीलिंग लेजिस्लेशंस बनाए थे, जो कानून बनाए थे लैंड सीलिंग को, प्रॉपर्टी सीलिंग्स को लेकर, यानी कि एक व्यक्ति इतने से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, उसकी जमीन जो है सरकार के पास आ जाएगी। ये वाले जो कानून थे, उन्होंने उसको, उन कानूनों को बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जब इंदिरा गांधी ने ये प्रोग्राम्स कंटिन्यू करने शुरू किए, लैंड रिफॉर्म्स लागू किए, सीलिंग्स लागू की, तो लोगों के दिल में इंदिरा गांधी के प्रति सम्मान बढ़ने लगा, रिस्पेक्ट बढ़ने लगा, प्यार बढ़ने लगा। और इंदिरा गांधी ने वो नब्ज देख रखी थी, वो समझ रही थी। अब इंदिरा गांधी के दिमाग में आया कि कब तक इनकी सपोर्ट से सरकार बनाऊंगी, इनकी क्यों सुनूं मैं? जब देश की जनता मेरे साथ है, जब मेरे एमपीज मेरे साथ हैं, जब एक कुनबा मेरे साथ है, तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की बात क्यों सुनूं? तो इंदिरा गांधी के दिमाग में 3 चीज थी। पहली ये कि वो इन बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज से मिली जुली सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थी, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज से वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोगों से सपोर्ट मांग रही थी, लोगों से सपोर्ट मांग रही थी अपने प्रोग्राम्स के लिए, कि जो वो प्रोग्राम्स चला रही हैं लोग उसको सपोर्ट करें। और तीसरी चीज, अभी इंदिरा गांधी की सरकार देखा जाए तो माइनॉरिटी में है। इंदिरा गांधी ने इतनी पॉलिसीज बनाई हैं, तो अब उसको लगता है कि उन पॉलिसीज को लोगों तक लेकर जाकर मैं पार्लियामेंट पर अपने दम पर कब्जा करूं। यानी सबसे बड़ी चाहत क्या थी, कि अब समय आ गया है कि लोकसभा में अपनी सरकार को लेकर आया जाए, और बाकी किसी की भी मिली जुली सरकार, कोई भी कोलिशन वाली सरकार जो है, अब हमें नहीं चाहिए। हमें पूरे तरीके से मैदान में उतरना चाहिए। तो आप देखिए कि चुनाव 1967 में हुए थे, इससे पहले वाले। तो अगले चुनाव कब बनते हैं? अगले चुनाव बनते हैं 1972 में। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई, कोई 1972 में वेट नहीं करनी है, साल मैंने नहीं, ऐसे नहीं निकालना, लोगों की, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, सीपीआई और डीएमके से पूछ पूछ के काम करना पड़े, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा कि आई विल गो इनटू द इलेक्शंस। और दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। टू एवरीबडीज शॉक, टू एवरीबडीज सरप्राइज, उन्होंने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया।
ये बोल्ड डिसीजन क्यों था, अगली स्लाइड के अंदर आपको समझ में आएगा कि इसको हम बोल्ड डिसीजन क्यों कह रहे हैं। सरप्राइजिंग एंड द बोल्ड मूव, इस चीज को एक सरप्राइजिंग मूव माना गया और इसे एक बोल्ड मूव माना गया। और अगले इलेक्शंस एक साल पहले फरवरी 1971 में ही हो गए। होने कब थे? फरवरी 1972 में, लेकिन हो कब गए? फरवरी 1971 में ही ये चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं। क्यों ये एक सरप्राइजिंग, शॉकिंग और बोल्ड मूव था? वो इसलिए था कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ देश की जनता ये मानती थी कि कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। गलती से, तुक्के से 1969 का प्रेसिडेंशियल चुनाव जीत गई है। मैडम को कोई सपोर्ट नहीं है जनता का, जनता मैडम को सपोर्ट नहीं करती है। जनता आज भी पुरानी वाली कांग्रेस को, जनता आज भी कांग्रेस ओ को ही सपोर्ट करती है, सिंडिकेट को ही सपोर्ट करती है। और जब चुनाव होंगे और सिंडिकेट मैडम के सामने खड़े होंगे और देश से वोट मांगेंगे, तो लोग किसको वोट करेंगे? लोग सिंडिकेट को वोट करेंगे, लोग मैडम को वोट नहीं करेंगे। और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जो हूं, मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी और का सपोर्ट नहीं लूंगी एक्सेप्ट वो पार्टीज जिन्होंने मेरी सरकार चलाई है। तो यहाँ पे ये भी एक बात थी कि लोगों का क्या क्या कहना था कि 1967 में ऑलरेडी कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, और कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा है इंदिरा गांधी। कमजोर कांग्रेस का एक छोटा सा हिस्सा इंदिरा गांधी, इसको कौन वोट देगा? ये कैसे लड़ पाएगी अकेले चुनाव? ये लोगों की मानसिकता थी, ये लोगों की सोच थी। पॉपुलर बिलीफ दैट कंट्रोल स्टिल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कांग्रेस ओ, ये पॉपुलर बिलीफ था, पॉलिटिकल बिलीफ था कि लोग अभी भी कांग्रेस ओ को ज्यादा सम्मान देते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इंदिरा गांधी को अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में इंदिरा गांधी के सामने डबल चैलेंज आया। पहला चैलेंज तो कांग्रेस आर के सामने क्या आया? पहला चैलेंज आया कांग्रेस ओ का, यानी कांग्रेस सिंडिकेट का। ये तो फर्स्ट चैलेंज था, यानी कांग्रेस सिंडिकेट अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस आर जो है, जो कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस है, वो अलग चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा देश की बाकी जो पार्टियां हैं, याद रखिएगा 1967 में भी यही हुआ था, देश की जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर थर्ड फ्रंट बनाया, एक तीसरा फ्रंट बनाया, और उन्होंने उसका नाम दिया ग्रैंड अलायंस। और हम ये कह सकते हैं कि नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट पार्टी। नॉन कम्युनिस्ट इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो इंदिरा गांधी के साथ थी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तो इंदिरा गांधी के साथ थी। तो जो नॉन कांग्रेस थी और नॉन कम्युनिस्ट थी, उन पार्टियों ने तीसरा फ्रंट बनाया जिसको क्या बुलाया जाता है? ग्रैंड अलायंस। आज के टाइम में भी आपको कुछ कुछ सिमिलर वर्डिंग्स मिलेंगी। महागठबंधन है, आज बीजेपी सत्ता में है, तो सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस मिलकर क्या बनाती हैं? महागठबंधन। वही उस टाइम पर उन्होंने नाम दिया ग्रैंड अलायंस का। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल थी, एक तरफ थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस, एक तरफ थी कांग्रेस सिंडिकेट वाली, और तीसरी तरफ थी बाकी तमाम पार्टियां जिसको बोलते हैं ग्रैंड अलायंस। कांग्रेस, लेकिन इन तीनों की लड़ाई में एक बड़ी खास बात थी, केवल इंदिरा गांधी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसका एक स्लोगन था, एक एजेंडा था, एक मोटिव था, एक प्रायोरिटी थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं केवल और केवल गरीबी हटाओ के नारे पर इस चुनाव को लड़ना चाहती हूँ। मेरा पिछले 5 साल का इतिहास उठाकर देख लो, 4 साल का। इंदिरा गांधी की ये कहना था कि मेरा पिछला 3-4 साल का इतिहास उठाकर देख लो, मैंने प्रिंसली प्रिविलेजेस को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, मैं लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई, मैंने लैंड सीलिंग्स लगवाई, मैंने अमीरों के ऊपर टैक्स को बढ़ाया और गरीबों को बहुत सारी छूट दी, मैंने ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर काम किया,
मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए। मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। मैंने व्हाइट रेवोल्यूशन में बहुत योगदान दिया। मैं इस देश की जनता को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पिछले 4-5 साल से कार्यरत हूँ। मैंने पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ से खींचकर सरकार के हाथ में रख दिया। मेरा सारा का सारा एजेंडा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, सारी प्रायोरिटी केवल और केवल गरीबों के लिए है। मेरा ये एजेंडा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ये मेरा एजेंडा है। लेकिन ऐसा कोई भी एजेंडा क्या ग्रैंड अलायंस के पास था? क्या ऐसा कोई भी एजेंडा क्या कांग्रेस सिंडिकेट या कांग्रेस ओ के पास था? नहीं, उनके पास केवल एक ही एजेंडा था, इंदिरा हटाओ। उनके पास केवल एक ही एजेंडा था, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने बड़े टैक्टफुली इसको मैनेज किया। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को ही ऐसे बना दिया कि ये लड़ाई हो रही है इंदिरा हटाओ वर्सेस गरीबी हटाओ। ये पूरी लड़ाई कैसी हो रही है? एक तरफ है बाकी ऑपोजिशन पार्टी इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी क्या कह रही है? गरीबी हटाओ। तो मेरी बात सुनिए, अगर आप उस टाइम पर वोटर होते तो आप ऑब्वियसली ये मानते कि गरीबी हटाओ एक बड़ा नारा है और इंदिरा हटाओ ये कौन सा नारा है? ये तो कोई नारा भी नहीं हुआ कि आप एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए। क्यों भाई? उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है? वो तो प्रो पुअर पॉलिसीज ही तो लेकर आ रहा है। लोगों की नजर में तो वो पॉलिसीज बढ़िया चल रही हैं। तो गरीबी हटाओ जो है, हेल्प जनरेट नेशन वाइड पॉपुलर बेस, यानी इंदिरा गांधी को इस नारे से बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी की चर्चा होने लगी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे काम किए भी थे। इंदिरा गांधी ने फोकस किया था पब्लिक सेक्टर पर, यानी सरकारी कंपनियों को आगे लेकर गई थी। उन्होंने अर्बन प्रॉपर्टी और रूरल लैंड के ऊपर उन्होंने सीलिंग्स लगाई थी कि कोई इससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। अगर ज्यादा लैंड है आपके पास तो आपको सरकार को देनी पड़ेगी, सरकार उसे बाकी सब लोगों के अंदर लैंडलेस के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने अमीरों के खिलाफ पॉलिसीज बनाई थी और गरीबों के फेवर की पॉलिसीज बनाई थी, जिसकी वजह से गैप कम होना शुरू हो गया था। 1969 में वर्ल्ड बैंक की भारत में मीटिंग भी हुई थी, और उस मीटिंग के बाद इंडिया ने ट्रिकल डाउन थ्योरी को अडॉप्ट करना शुरू किया था, और उसमें भी इंदिरा गांधी का एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। तो जब बात और एबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल प्रिविलेजेस, ये हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था कि कैसे किया गया था। तो जो उनको राजा महाराजाओं को पेंशन मिला करती थी वो भी खत्म कर दी थी। इससे भी लोग बड़े खुश थे। उनको लगता था कि यार दिलेरी चाहिए ये काम करने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं, जमींदार जो हैं, उनका प्रिंसली जो उनको भत्ता मिला करता था एनुअल, वो आपने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी ने ये सारे काम किए थे। गरीबी हटाओ का जो नारा उन्होंने दिया, उससे जो है, जो डिसएडवांटेज्ड लोग थे जैसे लैंडलेस लेबरर्स, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, इन सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। इंदिरा गांधी के लिए इनके मन में सम्मान पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ कि हाँ, ये एक ऐसा नेता है, ये एक ऐसी लेडी है, ये एक ऐसी लीडर है जो हमारे को फ्यूचर के अंदर हमें गरीबी से बाहर निकालेगी। उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई इंदिरा गांधी के अंदर। और फिर 1971 के 1971 फरवरी के चुनाव हुए, और उसका रिजल्ट्स आया, और वो रिजल्ट्स एक ही चीज कही जा सकती है, दोज रिजल्ट्स वर द ड्रामेटिक रिजल्ट्स। पूरी दुनिया हिल गई उन रिजल्ट्स को देखकर, चकाचौंध हो गई। पूरी दुनिया के अंदर धाक जमी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने बुरे तरीके से हराया कांग्रेस की सिंडिकेट को भी और ग्रैंड अलायंस को भी। कांग्रेस आर और सीपीआई ने मिलकर चुनाव लड़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने। अच्छा, सीपी ऑल्दो हम लोगों ने ये बात की है कि इंदिरा गांधी इंडिपेंडेंटली आना चाहती थी, लेकिन सीपीआई के साथ रहने से एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था। अगर सीपीआई कांग्रेस इंदिरा के साथ ना होता तो लोगों का एक भरोसा कि ये सच में लेफ्टिस्ट अप्रोच वाली सरकार आएगी, ये थोड़ा सा डामाडोल हो सकता था। लेकिन सीपीआई मैडम के साथ रहा तो लोगों का भरोसा, जो लेफ्टिस्ट लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उनका ये भरोसा कायम रहा कि नहीं,
मैडम जो बात कर रही है, जो इंदिरा गांधी वाली बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है। मैडम प्रो पुअर है, तभी तो सीपीआई मैडम के साथ है। तो सीपीआई और कांग्रेस आर दोनों ने 375 सीटें जीत ली। 375 सीट्स दे वन। दे वन 375 सीट्स और 48.4% वोट्स। आप यकीन मानिए, इतनी वोटें नहीं मिलती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी एक पार्टी को। इतनी वोट्स नहीं मिलती हैं। हमारे देश में जो अभी बीजेपी का राज चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं पता, शायद जब प्रचंड बहुमत मिला था तब भी 40 टप नहीं पाए थे ये। ज्यादा से ज्यादा 39 38 तक ही पहुंच पाते हैं। 48.4% वोट्स, दैट्स ह्यूज। बहुत जबरदस्त वोटें मिली। इनफैक्ट अकेली कांग्रेस आर को 344 सीटें, यानी अकेली कांग्रेस इंदिरा को 344 सीट्स और 44% वोट्स मिले थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है। जबरदस्त प्रचंड बहुमत जो है इंदिरा गांधी को मिला। जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी उसको महज 16 सीटें मिली, सिर्फ 16 सीटें। जो ये सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी को हटाकर वो पूरे देश पर काबिज होंगे, उन बुजुर्ग लोगों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, जिनमें से ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उनको अब देश की जनता ने नकार दिया था। जो तीसरा कंपटीशन था, ग्रैंड अलायंस, वो भी 60 पर टिक कर रह गया था, सिर्फ 60, केवल 60। यानी ऑपोजिशन पार्टी ग्रैंड अलायंस ने बना ली थी, ये लोग तो ऑपोजिशन तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो यहां इस चुनाव से एक बात क्लियर हो जाती थी, इंदिरा गांधी ने ये प्रूव कर दिया कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली कांग्रेस आर जो है वही रियल कांग्रेस है, वही अब कांग्रेस रह गई है, बाकी कोई कांग्रेस नहीं है। अब तो आप इस आर को भी हटा सकते हो, कांग्रेस जो है वही इंदिरा है, इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंदिरा है। तो एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन हासिल करी। कांग्रेस जो 1952, 57, 62 के चुनाव में जो कांग्रेस थी, एक बार फिर से कांग्रेस उसी पोजीशन पर आ चुकी थी। तो प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी फरवरी 1971 की शुरुआत के अंदर ही, फरवरी मार्च के अंदर मैडम जो है फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री बनी, एक बहुत बड़ा चैलेंज मैडम के सामने आ गया। मार्च 1971 में, हालांकि ये कहानी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, मार्च 1971 के अंदर ही ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, यानी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था, सर्चलाइट हुआ था। और बहुत सारे बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज हैं वो भाग भाग कर हिंदुस्तान आना शुरू कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस, और आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी जो है 1971 में शुरुआत हो चुकी। तो जो जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के बाद कुर्सी पर बैठी, वैसे ही दोबारा से फिर से एक बार दिक्कत शुरू हो गई, और पाकिस्तान के साथ युद्ध की जो बातचीत है, वो माहौल जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो गया। 1971 के चुनाव को ये पिक्चर बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो हैं ग्रैंड अलायंस के लोग खड़े हुए हैं और सिंडिकेट के लोग खड़े हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, यार ये क्या हुआ, मुझे तो लगा कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, तू सेकंड आ रहा है, थर्ड ये आ रहा है। तो हम तो इस तरीके से प्लान कर रहे थे, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में यही आ गई। यानी कि जो जहां पर इंदिरा गांधी स्ट्रांग थी वहां पर तो ये जीती, जहां पर वीक थी कांग्रेस वहां पर भी जीत गई, और जो डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कि यहाँ पता नहीं जीतेगी पता नहीं, नहीं, वहां पर भी जीत गई। हर जगह इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। तो ये लोग आपस में बड़ा शॉक्ड हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। और देखो यहाँ पर चेहरे नजर आ रहे हैं, ये लोग बड़े खुश हैं, और ये लोग देखो ये थोड़े से आशंकित है, ये क्या हुआ समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया, देखो 50% वोट ही तो इंदिरा गांधी को पड़ी है, बची हुई 50% तो इन लोगों को पड़ी है। लेकिन बात फिर वही है
कि एफपीटीपी सिस्टम के चलते क्या हुआ, जो ऑपोजिशन को पड़ी हुई वोटें हैं वो सारी कट गई, डिवाइड हो गई, और इंदिरा गांधी की वोटें जो है वो इकट्ठी हो गई। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंदिरा गांधी को उन इलेक्शंस में मिला। 1971 के इलेक्शंस संपूर्ण हुए, खत्म हुए। मार्च 1971 की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जो हमने पुराने वीडियोस में भी देखी है, पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। दिसंबर 1971 के अंदर, एग्जैक्ट डेट है 16 दिसंबर 1971 में, इंडिया ने इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, डिफीट किया। 1971 के युद्ध में डिफीट किया। और ये हार कोई ऐसी छोटी मोटी हार जीत नहीं थी, एक बकायदा प्रॉपर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर पाकिस्तानी सेना ना सिर्फ हारी, उसने दुनिया के सामने पब्लिकली सरेंडर किया। जब उसने ये सरेंडर किया, उस टाइम पर उसकी पीठ पर हाथ था अमेरिका का, यूएसए का। और इस तरफ हमारी इंदिरा गांधी अकेली थी। अकेली इंदिरा गांधी ने केवल पाकिस्तान से ही सरेंडर नहीं करवाया, अमेरिका को भी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पटकनी दी। इसीलिए इंदिरा गांधी का जो कद है बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा। अब तो इंदिरा गांधी की तारीफ ऑपोजिशन वाले भी करने लग गए थे, उसकी स्टेट्समैन की। क्योंकि अगर आप मार्च 1971 के बाद से इंदिरा गांधी की फॉरेन विजिट्स पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज से 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले, इतना ताकतवर नेता हिंदुस्तान के पास था। बहुत टेक्टफुली उन्होंने काम किया, फॉरेन विजिट्स की, यूएसएसआर के साथ उन्होंने डीलिंग्स की, और उन्होंने भारत को इस मुसीबत से, इंडिया पाकिस्तान वॉर से, और खास तौर पर वो वॉर तब जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका पूरे तरीके से खड़ा था, जब इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के फेवर में अमेरिका अपना युद्ध पोत, अपना एक न्यूक्लियर जो वॉरफेयर का जो उनका जहाज था, जंगी बेड़ा था, वो भेज चुका था। ऐसे टाइम पर इंदिरा गांधी ने वो लड़ाई जीती, और केवल जीती नहीं, पुराना पाप भी खत्म कर दिया। बांग्लादेश को एक अलग राज्य, एक अलग देश बना दिया, और पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया। इन दोनों कंट्रीज को भी सेपरेट आउट कर दिया, ये दोनों कंट्रीज भी उन्होंने बना दिए। तो 1972 के अंदर, अब देखो, लाइनों के बीच से पढ़ने की आदत डालिए। 1967 तक भारत में सेंटर और स्टेट के चुनाव इकट्ठे होते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब 1970 के अंदर लोकसभा को डिसॉल्व किया, तो स्टेट्स को डिसॉल्व नहीं किया। तो स्टेट के चुनाव तो कब होने थे, 1972 में ही होने थे। तो सारी स्टेट्स के जो चुनाव हुए 1972 में, उन सब स्टेट्स के चुनाव का एक ही रिजल्ट था। वहां पर भी कांग्रेस इंदिरा ने परचम लहराया था, और कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस, कांग्रेस आर ही जीती थी। तो यानी कि मतलब लड़ाई, जो जीत है वो मुकम्मल हो चुकी है। पार्लियामेंट में भी इंदिरा गांधी है, और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हर स्टेट के अंदर भी इंदिरा गांधी की ही सरकार है। तो परचम ऐसा लहराया, ऐसा कि जो सामने वाला है उसको एक बार नहीं 3 बार हराया। 1969 के चुनाव में हराया, 1971 के चुनाव में हराया, 1972 के चुनाव में भी हराया। तो पार्टी स्वेप्ट ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन 1972। अब इंदिरा गांधी प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर भी बन चुकी थी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर भी बन चुकी थी। उनका नाम, उनका डंका चलता था। ऑपोजिशन का कोई मैटर ही नहीं था, ना तो ऑपोजिशन पार्टी के अंदर थी, और ना ही ऑपोजिशन पार्टी के बाहर थी। देखिए, आप कांग्रेस का स्वरूप बदल रहा है। इसी कांग्रेस को हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ये कहा था कि इट इज अ पार्टी ऑफ फैक्शंस। ये पार्टी जो है ये फैक्शंस को देखकर बनी है, फैक्शंस से बनी है। और हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हाँ, ऑपोजिशन भी बना, लेकिन अब ऑपोजिशन की कोई हैसियत नहीं थी।
केवल एक ही नाम चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, वो नाम था इंदिरा गांधी। तो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रिस्टोर्ड थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में कांग्रेस फिर से एक बार एस्टेब्लिश हो गई थी। और सभी के सभी सेक्शंस जो थे, गरीब सेक्शन, विमेन, चिल्ड्रन, एवरीबडी, ऑल ऑफ देम वर फेवरिंग कांग्रेस, और ऑल ऑफ देम वर फेवरिंग इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी जो है वही इंडिया है। और देखो, जब मैडम पहले सेंटर का चुनाव प्रचंड तरीके से जीतती हैं और फिर स्टेट का चुनाव प्रचंड तरीके से जीतती हैं, तो कार्टूनिस्ट ने एक बहुत खूबसूरत सी फोटो, यहाँ पर एक कार्टून बनाया कुट्टी ने, नाम ढूंढ रहा था मैं कि किन्होंने बनाया, ये कुट्टी ने बनाया, एक और बहुत जबरदस्त कार्टूनिस्ट। तो अब मैडम ने भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो जनता के चुने हुए लोग नहीं हैं। मैडम का जिसका मन करता है मैडम उसको बिठा देती है। बंसी लाल का मन करा तो बंसी लाल को सीएम सीएम बना दिया। पंजाब में अभी मैडम जो है, इनका ये चेहरा लगा देंगी, मैडम का जो मन करेगा मैडम उसको प्रधान चीफ मिनिस्टर बनाएंगी। यानी स्टेट्स भी सेंटर ही चला रहा था। मैडम अपनी मर्जी से काम कर रही थी, मैडम किसी की सुन नहीं रही थी। मैडम किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकती थी। कोई मैडम के करीब है तो वो कांग्रेस पे राज कर रहा है, कोई मैडम के खिलाफ है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। केवल और केवल एक ही नाम रह गया था, इंदिरा गांधी। और देखो आप, क्या शो कर रहा है कुट्टी, क्या शो कर रहे हैं कि असेंबली लाइन के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स फैक्ट्री के अंदर जैसे मशीनों के ऊपर प्रोडक्ट बनता है वैसे बन रहे हैं। मैडम मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। ऐसे तो चीफ मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं, ऐसे तो बनाने भी नहीं चाहिए। लेकिन राज चल रहा है तो सब कुछ चलेगा। डिक्टेटरशिप आपको नजर आनी शुरू हो गई थी, ये डिक्टेटरशिप के साइंस हैं। और हमारी डेमोक्रेसी की एक खास बात है, ये इतनी ताकतवर है हमारी डेमोक्रेसी, कि कोई डिक्टेटर बनने की कोशिश जिस दिन करेगा उस दिन ये उसको साइड में कर देगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा ना, मिस मत करिएगा। आपको पता लगेगा कि इस डिक्टेटर का, हमारे इसी देश की जनता ने जिसने इनको भगवान बनाया है, वो कैसे बदला लेना शुरू करते हैं जब ये डिक्टेटर बनती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने, हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी ना, कि ऑपोजिशन जो है वो भी स्टेट्समैनशिप की तारीफ कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि किसी एक भाषण के अंदर, किसी एक बात के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरे, इंदिरा मैडम की क्या बात है, उन्होंने तो ऐसी लड़ाई लड़ी जैसे किसी जमाने में दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हालांकि कोट मिसकोट है, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने और बहुत जगह पर यह कहा गया कि उन्होंने दुर्गा से कंपैरिजन इंदिरा गांधी का नहीं किया था। लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं आई कि ऑपोजिशन वाले भी ये कह रहे थे कि मैडम की तो बात ही अलग है। और वही मैडम अब डिक्टेटर बनी हुई है, किस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स को बना रही है, ये गलत तरीका है, लेकिन फिर भी वो उनका राज चल रहा है। तो ये हमारी फाइनल स्लाइड है इस चैप्टर की। तो रिस्टोरेशन की अगर हम बात करें कांग्रेस को, तो पार्टी री इन्वेंट हुई है। जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ री इन्वेंट हो चुकी है। क्यों? क्यों री इन्वेंट है? क्योंकि कभी कांग्रेस जानी जाती थी अपने फैक्शंस की वजह से, और आज कांग्रेस पूरे तरीके से जानी जाती है अपने लीडर की वजह से। पहले बहुत सारे फैक्शंस थे नेहरू के टाइम में, लेकिन अब एक ही लीडर रह गया है, तो कोई ऑपोजिशन नहीं है। वन लीडर अप्रोच पर चल पड़ी थी कांग्रेस। तो इसीलिए वीकर ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी। वीकर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो चुकी थी, लीडर स्ट्रांग हो गया था, ऑर्गेनाइजेशनल पावर कम हो गई थी, फैक्शंस कम हो गए थे, बहुत सारे बैकवर्ड ग्रुप्स के ऊपर इसको रिलाई करना था। जो पिछड़े लोग हैं देश के, उनकी सपोर्ट से ये सरकार बनी थी। तो बैकवर्ड का सपोर्ट था, जो आगे वाले लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत कम रह गया था मैडम के लिए। सो कांग्रेस सिस्टम गॉट चैलेंज। तो जो असली कांग्रेस थी फैक्शंस वाली, जिसके अंदर हर विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। वो जो पुरानी विचारधारा थी कांग्रेस वाली, वो लोग ही खत्म हो गए थे, वो चले गए थे। अब तो सारे यंग टर्क्स आ गए थे।
यंग एमपीज आ गए थे। जो इंदिरा मैडम को पसंद है केवल वो लोग अब शामिल थे। पूरे तरीके से पार्टी इंदिरा मैडम की हो चुकी थी। न्यू कांग्रेस डिडंट हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ओरिजिनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जहां पुरानी वाली कांग्रेस हर तरह की टेंशन, हर तरह के फैक्शंस, हर तरह की सोच को अपने में एसिमिलेट करती थी, वहीं अब जो नई कांग्रेस आई है वो इंदिरा मैडम के ऊपर की कोई बात हो, अगर उनसे अगेंस्ट कोई बात है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई भी ऐसी बात जो इंदिरा मैडम को पसंद नहीं होगी, जो उस लीडर को पसंद नहीं होगी, जो उस लीडर के खिलाफ होगी, या वो अगर इंदिरा मैडम को कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमजोर हो गई। तो हम लोगों ने ये देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो कम हो गया है। और एक तो डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो गया, और दूसरा, हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे। आपने पढ़ा था शास्त्री जी के टाइम में, जय जवान जय किसान हम लोगों ने डिस्कस किया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। 1966 टू 69 तो हमने 5 ईयर प्लान भी नहीं रखा। बड़ी मुश्किल से 1969 में हमने 5 ईयर प्लान्स को शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन अभी भी हमारे देश की जो जनता थी वो भूखी थी, उसके पेट में अनाज नहीं था। अभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1970s की शुरुआत में भी आई। ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होती जा रही है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी सस्टेन कर रही हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ऐसे में मतलब आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या चैलेंज लेकर आता है मैडम के सामने। लेकिन एक बात सच है कि कांग्रेस जो है, अगर हम 1972 की बात करें, तो कांग्रेस अपनी पोजीशन पर रिस्टोर हो चुकी है। कांग्रेस की अब सत्ता आ चुकी है। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सीयूईटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सर्वाइव्ड प्राइमरली विद द सपोर्ट ऑफ, बहुत इजी है, डीएमके एंड सीपीआई। डीएमके एंड सीपीआई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी वो लेफ्टिस्ट थी, सोशलिस्टिक पॉलिसीज थी। इसी तरह की विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टियों की होती है, तो इसीलिए वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ गई। आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी और डीएमके में क्या प्रॉब्लम है, पर ये सही जवाब नहीं है। ना ही ये सही जवाब है और ना ही ये सही जवाब है। तो आप देखिए कि सीपीआई तो तीन में कॉमन है, तो ये लेकिन सही जवाब नहीं है। सही जवाब है डीएमके एंड सीपीआई। दूसरा है, विच मूव बाय इंदिरा गांधी इन दिसंबर 1970 वाज कंसीडर्ड एज सरप्राइजिंग एंड बोल्ड। कौन सी ऐसी एक्शन था इंदिरा गांधी का जो बहुत सरप्राइजिंग था? क्या वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था? नहीं, ये तो 1969 में हो चुका था। शॉकिंग तो ये भी था, लेकिन 1969 में हो चुका था। एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, ना, ये भी उतना शॉकिंग नहीं था। सबसे बड़ी चीज क्या थी? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रैंड अलायंस इंदिरा गांधी का स्टेप नहीं था। तो सबसे बड़ा स्टेप कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये स्टेप इसीलिए ताकतवर माना जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी, ऐसा डर था अगर वो चुनाव हार जाती तो इंदिरा गांधी खत्म थी। उनको एटलीस्ट 1 साल और मिल रहा था सत्ता में काबिज रहने का, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया और पहले ही चुनाव करवाए। लोगों को तो लग रहा था मैडम हार जाएगी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये हारेंगी। अगर वो हार जाती तो लोग बेवकूफ कहते कि अरे कम से कम 1 साल और मिला हुआ था तुम्हें, तो राज करते रहते ना, कम से कम 1 साल प्रधानमंत्री तो और रहते। लेकिन उनको पता था यही मूड है, यही मौका है, क्योंकि उन्होंने नब्ज पहचान ली थी, तो इसीलिए उन्होंने चुनाव करवाया। तो ये उनकी तो पर्टिकुलर स्किल्स थी, बाकी लोगों को ये शॉकिंग डिसीजन लगता है। नेक्स्ट है, द मेन इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट इन 1971 वाज प्रोजेक्टेड एज सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, नहीं। कांग्रेस वर्सेस ऑपोजिशन, नहीं। इंदिरा हटाओ वर्सेस गरीबी हटाओ, यस। रिच वर्सेस पुअर, कुछ हद तक सही है,
प्रो पुअर, प्रो रिच या प्रो पुअर, बट पूरे तरीके से नहीं। सबसे बड़ा, सबसे सही आंसर है इंदिरा हटाओ वर्सेस गरीबी हटाओ। Which policy was not part of इंदिरा गांधी सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा? पब्लिक सेक्टर को ग्रो करना क्या उनका एजेंडा था? बिल्कुल था। क्या सीलिंग ऑन रूरल लैंड उनका एजेंडा था? बिल्कुल था। क्या एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस उनका एजेंडा था? बिल्कुल था। क्या प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज उनका एजेंडा था? नहीं, ये एजेंडा नहीं था। अगर यहाँ पर इस वर्ड की जगह नेशनलाइजेशन वर्ड लिखा होता तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे, तो ये एजेंडा में शामिल हो सकता था। लेकिन इन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिखा है जो नेशनलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा है, तो इसीलिए ये सवाल का जवाब नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया है तो सही जवाब यही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कब हुआ था? दिसंबर 1970 के अंदर। स्प्लिट इन द कांग्रेस कब हुआ था? प्रेसिडेंशियल चुनाव 1969 का 1969 के अंदर। 1971 के जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? फरवरी 1971 में। और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश कब हुआ था? दिसंबर 1971 में। तो सबसे पहले तो ये आएगा, तो सबसे पहले आएगा ये सॉरी 1। दूसरे नंबर पर आएगा ये। तीसरे नंबर पर आएगा ये। और चौथे नंबर पर आएगा ये। तो अब अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ये बनता है 2 1 3 4, ये सही आंसर। और लास्ट है, द टर्म ग्रैंड अलायंस रेफर्स टू अलायंस बिटवीन कांग्रेस आर एंड सीपीआई? नहीं। कोलिशन ऑफ नॉन कांग्रेस एंड नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज? सही। अलायंस ऑफ रीजनल पार्टीज? नहीं। कोलिशन फॉर्म्ड आफ्टर 1971 इलेक्शंस? नहीं। तो सारी की सारी नॉन कांग्रेस और नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसको उन्होंने ग्रैंड अलायंस का नाम दिया था। लगभग सारी राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टीज जितनी भी थी भारत में, वो सब इकट्ठी हो गई थी। तो एक तरफ ग्रैंड अलायंस था, एक तरफ कांग्रेस आर था, एक तरफ ग्रैंड अलायंस था, एक तरफ कांग्रेस ओ था सिंडिकेट वाला, और तीसरी तरफ कौन था? कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस। इन तीनों के बीच में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था जिसके अंदर इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, हमारा चैप्टर नंबर 5 ये भी खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 12 है आई थिंक। तो अगले वीडियो में हम उसकी शुरुआत करेंगे और वहाँ से हम पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इंदिरा गांधी को भगवान बना दिया कई लोगों ने। अब हम उनको, अब हम भगवान से जब मन्नत मांगेंगे और भगवान उसको पूरी नहीं कर पाएगा तो उनको हम नीचे उतारेंगे, जमीन पर लेकर आएंगे और फिर हम उनको याद कराएंगे कि असल में वो है क्या, जनता के केवल सेवक हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी बड़ी विचित्र है। हमारे साथ बने रहिएगा और आपकी साथ के साथ आप अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।